भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। स्थान में बार बार कहता हूं, स्वागत कीजिए। सम्मानित मंच और प्यारे मित्रों, पहली बार आपके इंस्टीट्यूट में आने का मौका मिला। बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, चांस नहीं मिल रहा था। हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं, आना ही पड़ेगा। समय बड़ा अभी व्यस्तता के इतनी बड़ी ये है कि चुनाव घोषित हुए हैं और सभी दूर से प्रेशर है। सीधा विषय पे आए तो आज का विषय है कि चौथा स्तंभ है हम। मुझे लगता है कि संविधान में 3 स्तंभ है और एक चौथा हम अपने आप को मानते हैं। ये हमने अपने आप को कह दिया कि हम चौथा स्तंभ है, क्योंकि पत्रकारिता मुझे लगता है कि एक मिशन है। पत्रकारिता एक कीड़ा है। ये कोई किसी के यहाँ पीले चावल लेके नहीं आता कि आप पत्रकार बनिए। यहाँ जितने भी पत्रकारिता में आपने कोर्स के लिए आया होगा तो बाय चॉइस आए हैं आप। और जब आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें पीआर एजेंसी भी कर सकते हैं, आप एड एजेंसीज भी जा सकते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी जा सकते हैं। जर्नलिज्म एक उसका एक छोटा सा मुझे लगता है कि एक सेक्टर है जिसके सारे अति महारथी यहाँ आपको बैठे हुए दिखते हैं। बात बार बार आती है कि अभी गोदी मीडिया से भी बात हुई। मुझे लगता है कि जिसको बोलना है उसको कोई रोक नहीं सकता। बोलने का माध्यम चाहिए। मैं नहीं ये मानता कि सारा मीडिया गोदी है। मालिक गोदी हो सकते हैं। मैं ऐसे असंख्य पत्रकारों को जानता हूं कि जो तथाकथित गोदी चैनल पे काम करते हैं, लेकिन वो गोदी नहीं है, मजबूरी है। नौकरी कर रहे हैं, घर के इंस्टॉलमेंट देने होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, और फिर जाए तो जाए कहाँ? किसी भी चैनल में जाए तो वही मोदी जिंदाबाद कहना पड़ता है। तो क्या करें? यदि आपकी ज़रूरतें कम हों और यदि आप बाकी जगह से आपका रेवेन्यू आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दलाली करना ही ज़रूरी होता है। आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। विज्ञापन एजेंसीज ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत सारा काम होता है। आज के डेट में लिखने पढ़ने वालों की बहुत कमी है देश में। ये बात मतलब आप किसी चैनल पे यदि आप अच्छा कॉपी लिखने वाला स्टूडेंट चाहिए तो आप 6 महीने तक इंटरव्यू करते रहिए, आपको कॉपी लिखने वाला अच्छा आदमी नहीं मिलता। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं। तो आप काम करने वाले बनेंगे तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। चैनल आपको घर से उठा के ले जाएगा, अखबार वाला आपके घर आएगा। और आप कुछ नहीं करते, आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहे तो आप इतना रेवेन्यू कमा सकते हो कि आपको वाकई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पत्रकारिता आप जब करते हो तो आपको ये ध्यान, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि आज की पीढ़ी से मेरा ये मतलब मैं हमेशा इस बात से मेरी नाराज़गी रहती है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। सब ऑडियो विजुअल पे इतना आया, यूट्यूब पे इतना देखते हो। हमारे ज़माने में तो जब हम इनिशियल आए तो कोई गूगल तो कुछ था नहीं। तो किसी चीज़ पे रिसर्च भी करना होता तो कहाँ कहाँ जाके किताबें ढूंढनी पड़ती थी, अखबार ढूंढना पड़ता था, पुराने अखबार ढूंढने पड़ते थे, फोटो कॉपी करवा के रखनी पड़ती थी, डायरिया मेंटेन करनी पड़ती थी। तो जब आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये है। तो फिर आपको फिर किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं या फिर कमी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पत्रकारिता में यदि आप किसी भी विधा में काम, आप डेस्क पे काम कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग में हैं, आप प्रोडक्शन में हैं, आपको कम से कम वो काम आना चाहिए जिसके लिए आप हैं। और मैं, हमारे सीनियर साथी ने कहा कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को अब अपना तरीका बदलना होगा पढ़ाने का, क्योंकि इंस्टीट्यूट से निकले हुए लड़के भी वो उनसे काम लेना ज़्यादा तकलीफ वाला हो जाता है। क्योंकि ब्लैंक यदि कोई आए बीकॉम होके कि मुझे पत्रकार करना है तो उसको कम से कम पढ़ाया जा सकता है।
इंस्टीट्यूट वाले आदमी को पहले जो पढ़ा है उसको मिटाना पड़ता है और फिर नया सिखाना पड़ता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। जब यहाँ किताबों का एक के बाद एक विमोचन हो रहा था तो आशुतोष जी कहे कि कई किताबों का ऐसा विमोचन होता है, मतलब ये हमारे साथ भी होता था। जब मैं इंडिया टीवी के कॉन्ट्रैक्ट पे था तो सुबह से 11 बजे के मॉर्निंग बुलेटिन पे बुला लेते थे किसी विषय पे डिस्कस करने के लिए, और फिर पता पड़ा शाम को 4 बजे तक वहीं बैठे हैं। अगली कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो भाऊ बैठा है, भाऊ को बिठाओ उससे पे भी, और ब्रेकिंग आई बिठाओ। और एक बार ऐसी मुसीबत हो गई कि कोई पॉलिटिकल सर्वे पे बात हो रही थी और एकाएक पटना में कोई एक्सीडेंट हो गया पुल का, और वो पूजा चल रही थी जो बिहार में होती है छठ पूजा, और तुरंत उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट बदलते हैं, गेस्ट वही रहेंगे। इनके सिंह थे और मैं थे। तो एंकर ने पहला सवाल पूछा, अशोक जी आप बताइए जो छठ पूजा। अब मैं मराठी आदमी, मुझे छठ पूजा समझ ही नहीं आए। फिर मैंने ऑन लाइव कह दिया कि मैंने बोला छठ पूजा पे मुझे लगता है कि इस पूरे इंसिडेंस पे सिंह साहब ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, और फिर सिंह साहब को टॉस करना पड़ा। तब मुझे लगा कि आपको कहीं ना कहीं छठ पूजा के बारे में भी पढ़ के जाना है कि यदि छठ पूजा का सीज़न है तो छठ पूजा क्या है, पता नहीं कब कहाँ बोलने की जगह मिले। और हमारे जैसे मुझे बाकी लोग तो कई लोग, मैंने तो कभी किसी चैनल में कहा जॉब किया नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे ज़रूर रहा, लेकिन एज ए एक्सपर्ट करके ही जाना है तो लोग सभी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि क्राइम पे भी आप करो, वॉर पे भी आप करो, नक्सली हमले पे भी आप बात करो, महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु पे भी कुछ सब्जेक्ट हो, भाऊ बैठा है तो करो। तो ये करने के लिए आपको लगता है कि सुबह से शाम तक ये जर्नलिज्म में पहले लग रहा था कि चलो एक बार ग्रेजुएट हो जाए, नौकरी करे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन पत्रकारिता पे आने के बाद लगता है ये टेंशन हो गया। सुबह 5 बजे से पढ़ना पड़ता है कि पता नहीं 7 बजे किसी चैनल का फ़ोनो आता है कि सर ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा, फ़ोनो करने वाले भी बताते नहीं, वो सीधे कहते हैं कि अशोक सर 1 मिनट, फला फला आशुतोष है एंकरिंग पे, और फट करके पैच कर देता है। वो बोलता है वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े आपके साथ है, तब तक आपको पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है, किस पे सवाल पूछने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको यदि आपका वजूद बनाना है तो आपको पढ़ना होगा। बाकी ये आप जब काम करोगे तो ये सीख लोगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं उन पत्रकारों को जो गोदी हो गए, जो तथाकथित दलाली जो भी शब्द यूज़ करते हैं लोग, उनके लिए मैं उनको भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि उनका मेजर एम ही पैसा कमाना था, प्रॉपर्टी कमाना था, अच्छी लाइफस्टाइल जीना था। यदि इस चीज़ के साथ आप आते हो तो आपको यहाँ पर वो भी जगह मिल जाएगी। और यदि आप अच्छा काम करना चाहते हो, समाज में आपकी इज्जत हो ऐसा आपको लगता है, तो फिर आपके पास दूसरी भी जगह है जहाँ आप वाकई बिना डरे सवाल पूछ सकते हो। आप किसी भी बीट पे काम करो, छोटी भी बीट पे काम करो, मुझे लगता है कि हर जगह इंटरवेन करता है ऐसा नहीं है, लेकिन डेस्क पे यदि काम करने वाला आदमी हो या वो सोचे कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तो इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि ये नवभारत टाइम्स का किस्सा है। एक मेरठ में बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ और 3-4 लड़के पकड़े गए जो परीक्षार्थी थे। उन्होंने 25-25 हज़ार रुपये दे के पेपर खरीदा था। तो जो भी पेज 1 पे बैठा होगा उसको लगा कि इसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये खबर कहीं पे भी पीछे पन्ने पे एक छोटा सिंगल कॉलम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर की खबर होगी कि एक पेपर लीक हुआ, इतने लोग अरेस्ट हो गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। लेकिन उसने अपने एनसीआर ब्यूरो में सभी ब्यूरो चीफ को, कॉरेस्पॉन्डेंट को मैसेज दिया कि मुझे 25,000 रुपये में किसी ने कुछ बिजनेस चालू किया है क्या, ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हो तो ढूंढो। उसमें एक गिफ्ट पैक वाला मिला, एक उनको केक वाला मिला, एक उन्हें लॉन्ड्री वाला मिला, और ऐसा 4 स्टोरीज आई। तो उसने पेज 1 पे बैनर के साथ इसको डिस्प्ले किया, और पहली स्टोरी थी कि ये पेपर लीक हुआ, 25,000 रुपये में पेपर खरीद करके वो बर्बाद हुआ, जेल गया। दूसरी स्टोरी थी कि 25,000 रुपये में इसने लॉन्ड्री शुरू की और आज इतना रुपये महीना कमा रहा है। तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी, ऐसी 5 स्टोरी स्प्रेडअप करके ऊपर हेडिंग दिया उसने, जब बन सकते हो गुरु तो क्यों बनते हो गुरु घंटाल। ये उसका पॉजिटिव अप्रोच था। मुझे लगता है इसके लिए कभी गोदी मीडिया हो या मालिक हो,
ये आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप यदि पत्रकारिता करते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ समाज को अच्छा दे भी सकते हैं, तो आपके पास एक चांस है। मैं हमेशा कहता हूँ, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, हमारे जो सेना में काम करते सैनिक हो गए, इनके कामों को हमेशा एक सामाजिक झालर होती है। ये सिर्फ 10 से 5 वाला जॉब नहीं है कि 7 तारीख को तनख्वाह मिल गई और आपने अपना घर चला लिया। इसमें कुछ ना कुछ आपको समाज के लिए देना होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप पत्रकारिता में आना चाहते हैं, जर्नलिज्म के खास फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे सोशल मीडिया हो, क्योंकि आज यूट्यूब भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो आजकल टीवी पे कम और यूट्यूब पे ही ज़्यादा समय देता हूँ, क्योंकि वहाँ पैसा भी अच्छा मिलता है और बोलने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। अभी कह रहे थे कि पीस टू कैमरा में एक 30 सेकंड होते हैं, हमारे यहाँ तो पीस टू कैमरा में 15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं, कंटिन्यूस एक ही आदमी बोलते रहता है। तो ये अक्सर हमने देखा है। और यदि आपके पास कंटेंट है तो लोग सुनते हैं। मैं ये नहीं मानता कि लंबी कोई बात होने पे आप लोग बोझिल हो जाते हैं। लोगों को हुक करने की आपको एक स्टाइल आनी चाहिए, आप कैसा बांध के रखते हो। और जब बांध के रखने की यदि आपको चाहिए तो फिर आपको पढ़ना होगा, आपको बहुत लोगों को सुनना होगा, आपको कंटिन्यूस स्टूडेंट रह के रहना होगा, ताकि आप लगातार आत्मसात करें चीज़ों को, जो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने लाए जो यदि कहीं पे भी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर इनटू प्रिंट मीडिया, आप किसी ग्रुप में भी जाओ तो आप वहाँ पे हीरो हो सकते हो। आप, कई लोग ऐसे होते हैं कि पार्टी चल रही है और एक आदमी आता है और पूरी समा बांध के चला जाता है। ये भी आप कर सकते हो। ये कम्युनिकेशन की स्किल है। ये कम्युनिकेशन की स्किल आपको कोई किताब नहीं सिखाएगी, ये आपको लोगों को देख के। मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो बाबा है जितने बोलने वाले, ये वही रामायण महाभारत सुनाते हैं। किसी भी बाबा के रामायण में सीता खुद बैठ के रावण के साथ नहीं गई, लेकिन ये जितनी बार सुनाते उतनी बार लोग सुनते। अब तो कुमार विश्वास भी सुनना नहीं लगा और लोग फिर सुनने जाते उसको, क्योंकि उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग है, वो तुम्हें बांध के रखता है। ये तुम्हें सीखना होगा। यदि ये तुमने सीखा तो कोई चैनल की ज़रूरत नहीं, कोई अखबार की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पैसा भी चाहिए। मैं दूसरी बात है कि लोग अरेस्ट होते हैं। अभी एक बात ये भी आ गई कि प्रताड़ित किया जा रहा है मीडिया को, बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। और प्रताड़ित अभी नहीं किया जा रहा था, पहले भी किया जा रहा है। ये सिर्फ बीजेपी में नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कई पत्रकार अरेस्ट है क्योंकि वो बघेल के खिलाफ लिखते हैं, वहाँ सरकार में भी हो रहा है। लेकिन फिर हमें या तो तैयारी रखनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, कोई पीले चावल लेके नहीं आया। आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ आपको सवाल भी पूछने होंगे। जब सवाल पूछने वाले ताकतवर लोग होंगे तो आपको निपटाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके लिए तैयार होना चाहिए। फिर आपका बैकग्राउंड क्लियर चाहिए। यदि आपके पीछे कुछ भी नहीं हो तो कोई माय का लाल आपको हाथ नहीं लगा सकता। ज़रा भी आपके पास नहीं होना चाहिए कुछ। फिर उतनी क्लीननेस रखनी चाहिए। आप दिवाली को क्या गिफ्ट लेते हो, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि दिवाली को कोई गिफ्ट दे तो ले ही ले आप उसको धन्यवाद वापस भी कर सकते हैं। बहुत सारा कॉशियस रहना चाहिए। मैं भी पेमेंट लेता हूँ, सारा पेमेंट मेरा जनरली बाय चेक होता है। तो मैं इनकम टैक्स से हर साल इनकम टैक्स से 1.25 से 1.5 लाख रुपए मैं इनकम टैक्स से वापस लेता हूँ। इतना मैं टैक्स कटवाता हूँ। तो ये यदि इतनी क्लीनलीनेस आप मेंटेन करें तो कोई माई का लाल हिम्मत नहीं कर सकता आप पे हाथ डालने का। और इसके बाद भी हाथ डाल दिया तो सर्वोच्च न्यायालय है। आपको किसी को तो दया आएगी कि अरे आदमी ठीक है, ज़बरदस्ती क्यों तकलीफ देता है। लेकिन आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, आप बड़ी बड़ी पार्टियां करो, आप फेसबुक पे बताओ कि आज मेरे 2 लाख व्यूज़ होने पे आज इसने मेरे को ऐसा कर दिया, उस ताज मानसिंह में मैं खाना खा रहा था। और फिर आप कहो सरकार ने गलत किया तो फिर ये ऐसा क्यों किया। फिर सरकार भी बोलेगी तेरे पास पैसा कहाँ से आया भाई, बहुत मर्सिडीज़ में घूमता है। सरकार ये भी ढूंढ लेगा। न्यूज़ क्लिक का भी मामला है तो उसमें मेरे रिजर्वेशन यही थे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जिन पत्रकारों को आरोपित किया तो मैं तो उनके साथ काम कर चुका हूँ, मैं मानता हूँ कि वो देशद्रोही हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर आप ये भी, एक कहावत है कि रेड लाइट में घर होगा तो दरवाजे पे ठक ठक होगी। तो आपको ख्याल रखना होगा कि आप किसके साथ काम करते हो। मैं जब यूट्यूब पे खुद का कुछ करना चाहता था तो मैं आशुतोष जी के घर ही बैठा था और मैंने आशुतोष जी को कहा कि मैं, कुछ लोग फंड देने के लिए तैयार है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो आशुतोष ने मुझे कहा कि यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हो तो अपने भरोसे करो, किसी से एक पैसा मत लेना आशु। तुम किसी से भी पैसा लोगे वो तो तुम्हारा मित्र लगेगा। बाद में पता पड़ा कि उसका तीसरे आदमी से कहीं ऐसी एंट्री हो गई, वो मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गया, सरकार वो ट्रेल आप तक ले आएगी, भले ही आप निष्कलंक हो। इसलिए किसी से फंडिंग मत लो, खुद के भरोसे करो। धीरे धीरे करते गए यूट्यूब से भी पैसा आता है, बोलते हैं तो पैसा आता है, बाकी कामों से पैसा आता है। और डिजिटल में इतना पैसा भी नहीं लगता।
छोटे सी चीज़ पे करता हूँ। मेरे पास टोटल मेरा खर्चा 20,700 रुपये है। 20,000 का एक मोबाइल है, 700 रुपये का एक वो सेल्फी स्टिक टाइप है। मैं एयरपोर्ट पे भी होता हूँ, मैं खड़ा होके वाईफाई जोड़ के मैं अपना किसी से भी कोई स्टीम यार्ड पे भेज देता है और मैं शुरू हो जाता हूँ। उसमें खर्चा भी नहीं आता, लेकिन पैसा भी ठीक मिलता है। कुल मिलाकर यदि आपको पत्रकारिता करनी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को क्लीन रखिए, सवाल पूछने का माध्यम रखिए और ताकत रखिए भिड़ने की। तो इस पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डरपोक होते हैं वही डराते हैं। मैंने बहुत बहुत अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी बैठ के मैंने खाने खाए हैं, लेकिन मैंने देखा कि गलती से टेबल से चम्मच नीचे गिर गया, उसकी जो आवाज़ आ गई तो 4 भाई उठ के खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगते कि कौन आया। तो मैंने बोला चम्मच से डरने वाले ये भाई जिनके नाम है कि भाई इतने बड़े भाई है वो, तो जो डरपोक होते हैं वो डराता है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपकी किस्मत में है चले जाना तो ये रोक नहीं सकते, और यदि आपकी किस्मत में जीना हो तो इनका बाप मार नहीं सकता। इसलिए खुल के आइए, तबीयत से आइए, पढ़ के आइए, अपने पीछे कोई बैगेज लेके मत आइए। पत्रकारिता जैसा क्षेत्र जो मैं कहता हूँ इतना पुण्य देके जाता है, और जब आप निकलते हो बाहर लोगों के लिए अच्छा करते हो तो आम आदमी, सब्जी वाला हो, ऑटो वाला हो, जब वो आपके प्रति इतना स्नेह दिखाता है, जब वो ऑटो वाला आपसे पैसे नहीं लेता क्योंकि ये कहता है कि मैंने आपको सुना साहब आप हमारी बात बोलते हैं, तब आंखों में आंसू आते हैं, तब लगता है कि नहीं ये इज्जत है। इज्जत मर्सिडीज और ताज मानसिंह से नहीं मिलती। इज्जत तुम्हारे किसी सोसाइटी के दरबान ने आपको सैल्यूट किया और बोला सर मैं आपको सुनता हूँ, लगता है कि चलो कहीं ना कहीं पर्पस सॉल्व होता है। इतना ही मुझे बोलना था, बाकी वरिष्ठ लोग बोलेंगे। मैं रोज़ कम से कम 6 मेरे प्रोग्राम होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, और मैंने हुडा सर को भी कहा था कि 4 बजे जाना होता है, और हमारे जितने भी मित्रों के जो भाषा है मैं उनको हमेशा कहता हूँ, तो मेरे मित्र भी मुझे फ़ोन करते हैं कि 3 बज गए इसलिए कॉल किया क्योंकि 4 बजे बाद तू मुजरे पे बैठेगा, ये उनके शब्द होते हैं कि 4 बजे बाद एक बार शुरू हो गया तो 4 से 10 मेरे लगातार प्रोग्राम चलते हैं। इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर के सेशन में नहीं रहूँगा। किसी एक आध दिन जब हुडा साहब बुलाएंगे, समय होगा तो ज़रूर आपको समय दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।